बाबर आजम ने जब कप्तानी ली थी ना, तो इस बात का खदशा तो तभी से था कि बाबर आजम पे ज़्यादा नज़रें होंगी, ज़्यादा स्क्रूटनी होगी बाबर आजम की कप्तानी की। क्योंकि बाबर आजम एक इतना बड़ा नाम है कि कोई भी खबर उनके साथ जुड़ती है तो वो खबर बहुत बड़ी बन जाती है। और जब दूसरी बार बाबर आजम ने कप्तानी ली तो बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे थे बाबर आजम के ऊपर कि क्यों कप्तानी ली, नहीं लेनी चाहिए थी। इसलिए बाबर आजम को अपनी एक कप्तानी लेके आनी थी इस बार जब सेकंड स्टेंट के अंदर। लेकिन कल हमने देखा कि बाबर आजम ने खुद ही मौका दे दिया लोगों को बात करने का। बहुत ज़्यादा ऑब्वियस एरर्स थे कल पहले दिन, स्पेशली दो तो मैं बहुत ही कहूँगा कि ऑब्वियस थे। सबसे पहला तो जो प्लेइंग 11 सेलेक्ट की गई, 8 विकेट हासिल कर रखे थे मोहम्मद अब्बास ने पहले मैच के अंदर, और आपने उन्हीं को ड्रॉप कर दिया ये कह के कि वो कंडीशन बेस्ड बॉलर हैं, वो कंडीशंस उनको सूट नहीं करती हैं, ड्राई कंडीशंस है, टर्निंग कंडीशंस हैं। उनकी जगह आपने एक यंगस्टर को खिला दिया। ठीक है, उनके पास स्पेस थी, लेकिन अब्बास के पास एक्सपीरियंस था। अब्बास ने यूएई की कंडीशंस में विकेट हासिल कर रखी हैं। ठीक है, वो अगर इंग्लैंड वाली कंडीशंस में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसी पिचेस पे वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं या विकेट हासिल नहीं कर सकते हैं। वो सीम बॉलर हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं, वो कहीं भी विकेट्स हासिल कर सकते हैं इस तजुर्बे के साथ। तो थोड़ा हैरानकुन डिसीजन सबसे पहले तो प्लेइंग 11 का था। उसके बाद जो डिसीजंस लिए गए फील्ड सेटिंग के, वो थोड़ा मेरे लिए भी हैरानकुन थे। इवन आप इयान बिशप, जो कि कभी इतना नेगेटिव कमेंट्री में नहीं बोलते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बहुत डिप्लोमेटिक बात करें, वो भी कहने में मजबूर हो गए कि ख़राब कप्तानी की जा रही है, क्योंकि बहुत जल्दी तीसरे स्लिप वाला फील्डर निकाल लिया गया था, डिफेंस पे चले गए थे बाबर आजम। और यही शायद दो बहुत मेजर एरर्स थे बाबर आजम की कल के दिन की कप्तानी के अंदर। क्योंकि बहुत बार हमने देखा एज लगा जो सेकंड और थर्ड स्लिप के दरमियान से चला गया, जो तीसरा स्लिप खड़ा होता फील्डर तो उनके हाथ में जाता, तो वो विकेट हासिल कर सकते थे। ऐसी पिच के ऊपर जब नया बॉल हो, आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है विकेट्स हासिल करने की। फील्डिंग पोजीशंस ऐसी रखनी है, अटैकिंग फील्डिंग पोजीशंस रखनी है जहाँ पे चांस क्रिएट हो सके, आप विकेट हासिल कर सकें। तो ये दो बड़े मेजर एरर्स मैं कहूँगा कल बाबर आजम की कप्तानी में हमें कल नज़र आए। क्योंकि प्लेइंग 11 भी बनाना कप्तान का काम है आप, और ऊपर से आप ये कह दें कि वो कंडीशंस को देखते हुए हमने इतना एक्सपीरियंस इन फॉर्म बॉलर ड्रॉप कर दिया, ये शायद मुनासिब नहीं था। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान ने रिकवरी ज़रूर की। मोहम्मद अली ने जैसी बॉलिंग की, पिछले मैच में भी उन्होंने जीदार बॉलिंग की, तन मन धन लगा देते हैं वो अपनी बॉलिंग जब भी वो बॉलिंग करने आते हैं। कल भी जब वो बॉलिंग कर रहे तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान बहुत जल्दी रैप अप कर लेगा वेस्ट इंडीज़ की इनिंग को। लेकिन जब वो बॉलिंग से हटे, उबैद शाह बॉलिंग के लिए आए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स दे दिए, बहुत ईजी बाउंड्री डिलीवरीज देते रहे, जिसकी वजह से वो जो है ना रन्स करते चले गए। ओवरऑल ये हम कहेंगे कि पाकिस्तान बार बार विकेट्स लेने में कामयाब रहा, ये एक अच्छा साइन रहा कि विकेट्स हासिल होते रहे। थोड़ा टर्न भी हमने देखने को मिला, जिसलिए हम कहेंगे वो जो दो स्पिनर्स खिलाने वाला जो बाबर आजम का मंसूबा था, वो तो एटलीस्ट कामयाब रहेगा। क्योंकि शायद वो पहली इनिंग को देखते हुए फैसला नहीं किया गया था प्लेइंग 11 का, तीसरी या चौथी इनिंग को देखते हुए वो फैसला किया गया था कि तीसरी और चौथे दिन क्या होगा, वो बॉल ज़्यादा टर्न होगा तो हमारे स्पिनर्स जो हैं वो काम में आएंगे कल। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि टर्न हुआ, बॉल एक एक विकेट हासिल की। अली ने भी एक विकेट हासिल की, अली उस्मान ने, उसके बाद साजिद खान ने भी एक हासिल की विकेट, उबैद शाह ने भी एक विकेट हासिल की, 2 विकेट्स मोहम्मद अली ने भी हासिल किए। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर्स मैं कहूँगा वो मोहम्मद अली रहे, क्योंकि बहुत जान से बॉलिंग करते हैं, वैसा लग रहा है लगन से क्रिकेट खेलते हैं, दिल से क्रिकेट खेलते हैं जब भी वो बॉलिंग करते हैं। तो ऐसा ही कल भी कुछ लगा। पार्टनरशिप्स तोड़ने में तो कामयाब रहे, लेकिन ये अब आखिरी जो पार्टनरशिप लगी कल 66 रन की ग्रीव्स के दरमियान और कप्तान रोशन चेस के दरमियान, अब इसका क्या करना है, ये नहीं तोड़ पाए हम। ये बहुत तेज़ी से रन्स बना रहे हैं। तो उसके बाद शबार जोसेफ ने भी आना है, और हम जानते हैं कि वो किस तरह की बैटिंग करते हैं, वो तो आर पार तार लगातार करते हैं, वो मारी जाते हैं। तो अब कोशिश ये करनी होगी कि आज जब दोबारा खेल शुरू हो तो ये पार्टनरशिप सबसे पहले तोड़ें, क्योंकि ये पार्टनरशिप जो है 239 रन से ना बहुत आगे लेके जा सकती है वेस्ट इंडीज़ को, पाकिस्तान को गेम से बाहर भी कर सकती है अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा आप यहाँ से 100-150 रन करवा देते हैं। तो कोशिश ये करनी होगी कि आप 300 से नीचे नीचे ये बाकी के विकेट्स हासिल करें 5, और फिर कोशिश करें कि आप लीड हासिल कर सकें, कोई 60-70 रन, इवन 100 रन की लीड हासिल कर सकें। क्योंकि अब आपने 7 बैटर्स खिलाए हैं, इवन साजिद खान भी बैटिंग कर लेते हैं, तो आप 7.25 कह लीजिए कि बैटर्स आपने खिलाए हैं, क्योंकि अब बैटिंग डेप्थ है आपके पास। अब आपके पास वो भी नहीं है कि हम एक बैटर शॉट खेल रहे हैं। अब आपने अवैस जफ़र को भी खिलाया, डेब्यू कराया, उनको उनके ऊपर भी होगा। और ऐसी पिच वो सही कर सकते हैं, वो ये तो इतना मुश्किल पिच नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के पास ज़्यादा पेस अटैक है, स्पिनर्स उतने हैं नहीं, इसलिए मौका है पाकिस्तान के पास। वैसे मौका तो पिछले मैच में भी था, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन मौका हाथ से गवा दिया था हमने पिछले मैच में भी। और अब सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जब मौका आपके हाथ में आ जाए, आप गेम के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए, तो वो काइंडली लूज़ ना करें। क्योंकि आदत सी बन गई है पाकिस्तान टीम की कि मैच में अच्छी पोजीशन में आते हैं एंड देन अपनी जो है वो ग्रिप जो है वो लूज़ कर देते हैं।
यहाँ पे भी अगर आप जल्दी अब ये पार्टनरशिप तोड़ लेते हैं तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका होगा, सुनहरी मौका जिसे कहते हैं, कि वो जो दाग है 7-8 टेस्ट मैचेस का इंटरनेशनली जो आप नहीं जीत पा रहे ओवरसीज़, वो शायद यहाँ पे कुछ हो सके, कुछ अच्छी क्रिकेट खेल सकें, क्योंकि सेकंड इनिंग में हमारे स्पिनर्स जो हैं वो बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए जो पहली इनिंग की लीड है वो बहुत काम आने वाली है। जो हुआ सो हुआ, बाबर आजम को भुला देना चाहिए। जो भी हो सो हो चुका है पहले दिन, कल मतलब आज एक अच्छे दिन से आगाज़ करें, विकेट हासिल करें एंड देन बैटिंग के अंदर लीड लेने की कोशिश करें। ये पहला दिन था पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सेकंड टेस्ट मैच का, लेकिन अब सब भूल गए हैं कि वमेंस क्रिकेट भी है। वर्ल्ड कप के अंदर बहुत चर्चा था, बहुत सारे हमारे बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से बातें करना चुप कर गए, खामोश हो गए। इसके पीछे क्या कोई मकसद था? यही मैं बार बार भी कहता हूँ कि एजेंडा बेस्ड बातें नहीं होनी चाहिए, बातें हमेशा भलाई के लिए होनी चाहिए, और बात होती रहेगी तो भलाई आती रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेन सीरीज़ अब कोई इतने हमारे जो पंडित्स हैं वो देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान को फिर हार हुई है श्रीलंकन वुमेन से। और हार होना एक अलग बात है, बट जिस तरीके से हार हुई है वो भी थोड़ा उस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि 8 चेंजेस हमने की वर्ल्ड कप से लेके इस T20 सीरीज़ के अंदर, लेकिन क्या हमने वो चेंजेस दुरुस्त की? ठीक है, आप ड्रॉप करना चाहते थे, आपने ड्रॉप किए जो प्लेयर्स जिनको भी ड्रॉप करना था। आलिया को किया, नतालिया को किया, रामीन शामीन को भी किया, डियाना बेग को भी किया, सादिया इकबाल तो चलिए अनफिट हो गए, इन 3-4 लोगों को उन्होंने ड्रॉप किया। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि जो उनकी जगह पे आए हैं प्लेयर, क्या उनके वो शूज़ फिल कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि कल जो बहुत मायूस कन परफॉर्मेंस रही। स्किल की बात मैं नहीं करता हूँ, बैटिंग बॉलिंग स्किल आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फील्डिंग का क्या करेंगे? बेसिक्स हमें बहुत कल ख़राब नज़र आई फील्डिंग, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था। बाकी सारे श्रीलंकन कमेंटेटर्स मेरी तरफ देख रहे थे कि क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और ये मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूँ, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। वो वाकई मेरी तरफ देख रहे थे कि क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आपकी पाकिस्तान वुमेन्स टीम का, कि जो बॉल सीधे नहीं पकड़े जा रहे हैं, हाथों से यूँ सीधे हाथ कैसे कैच नहीं पकड़े जा रहे हैं, वो झुका नहीं जा रहा है हमारे 20-20 साल की लड़कियों का। अगर आपने यंग टैलेंट लेके आए हैं तो फिर उनको अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी तो बनाना है, या वो एटलीस्ट उससे करीब तो लेके आते। यहाँ पे एरर हो गया ये सिलेक्शन के अंदर भी। बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाब रियाज, जो कि नज़र भी आता है, लेकिन अगर आप ऐसा टैलेंट सेलेक्ट करके लेके आएंगे, जो कि सिलेक्टर्स डेफिनेटली इसके बारे में सोचेंगे, तो फिर थोड़ा मुश्किलात हो जाएंगी। ये इंटरनेशनल वाला नज़र नहीं आया एटलीस्ट, क्योंकि बहुत बेसिक गलतियाँ हैं। मैं फिर वही बात करता हूँ कि आप बैटिंग बॉलिंग स्किल को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो आप उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन फील्डिंग और फिटनेस का क्या करेंगे? स्प्रिंट नहीं लगती है, सीधा बॉल नहीं पकड़ा जा रहा था कल मैच में। फिर 175 रन्स करके वो डिफेंड मतलब आप करना चाहिए था आपको, लेकिन इतनी आसानी से करवा दिए वो रन्स। पिछले मैच में 176 करवा दिए पहले T20 में, दूसरे में 175 चेस करवा दिए। थोड़ा मायूस कुन था, क्योंकि जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो फिर आप लोगों की नज़रें आपके ऊपर होती हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तो फिर वो सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं कि ये बेसिक एरर्स हैं। मुनीबा बहुत अच्छा खेली, शवाल जुल्फ़िकार बहुत अच्छा खेली, मोमिना रियासत ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इवन वहीदा अख्तर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इन 4 के अलावा मुझे कोई पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आया इस यंग साइड में, क्योंकि मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि यार एक नया नया बंच है वो आ रहा है सामने, कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं। श्रीलंकन नए नाम आए, उनकी 17 साल की लड़की ने कल आते ही 44 रन किए कोई 24 बॉलों के ऊपर। उसने इतनी रेंज दिखाई, वो रिवर्स स्वीप मार रही थी, बड़े हिट्स मार रही थी, अटैक कर रही थी। लेकिन हमारे जो यंगस्टर आए वो बहुत सहमे हुआ है, वो बहुत शेल के अंदर नज़र आए। उनके अंदर वो अप्रोच नहीं थी कि वो बड़ी हिट्स मारते, और शायद वो एक बहुत बड़ी वजह बनी वो जो इमान नसीर ने दोनों मैचेस के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी दी गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट को मैं बहुत दाद देता हूँ, उन्होंने अपॉर्चुनिटी भरपूर दी, नंबर 3 पे खिलाया उन्हें, जिसकी वजह से शायद मैच में भी वो पीछे चले गए, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी नंबर 3 के ऊपर। अब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना तो एक प्लेयर का अपना काम है, उसको वहाँ से लेके चलना तो अपना काम है, वो नहीं कर सके उस तरीके से। इसलिए मायूस को मैं कहूँगा जो हमारे यंगस्टर्स जिनको ऐड किया गया वो इससे बेहतर हो सकते थे। शायद आने वाले वक्तों में साल 1.5-2 साल के बाद थोड़ी क्रिकेट रहेंगे, थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट के इर्द गिर्द रहेंगे, थोड़ा और बेहतर होकर निखर के सामने आ सकते हैं। अभी तो पाकिस्तान ये सीरीज़ पहले 2 मैच ही हार गया, और सिर्फ हारा नहीं, बहुत मायूसकुन तरीके से हारा है, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस से हारा है। आगे एशिया कप है, एशियन गेम्स हैं, देखना है कि कितनी इम्प्रूवमेंट आती है, सिलेक्शन में आती है, इनकी फ़िटनेस में आती है। अभी के लिए तो परेशानी है, वहाब रियाज के लिए, थिंक कि पूरे मैनेजमेंट के लिए परेशानी है कि क्या अगर हम इसी यंग टैलेंट के साथ एशिया कप के अंदर जाते हैं तो क्या वो जो यहाँ तो बड़ी टीमें आएंगी, मेन टीम्स आएंगी, क्या उनको ये मैच कर पाएंगी? क्योंकि यहाँ तो चले कम नज़रें हैं, एशिया कप पे बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी, वो दुनिया भर देख रहा होगा एशिया कप को। तो क्या आप ऐसी फील्डिंग का डिस्प्ले जब वहाँ करेंगे तो क्या वो प्रेशर आप बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या वो जो बातें होंगी
वो बात कर सकेंगे। फिर शायद एशिया कप तो हमारे बड़े पंडित्स भी देखेंगे, क्योंकि बड़े मैचेस तो वो गौर से देखते हैं। पाकिस्तान इंडिया का भी होगा, तो वहाँ जब ऐसे फील्डिंग एरर्स होंगे जो मैंने कल देखे हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा जगहसाई होगी हमें। इसलिए थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा बेहतर करना होगा, इन यंगस्टर्स को थोड़ा बेहतर करना होगा। इसमें हर चीज़ मैनेजमेंट नहीं कर सकती है। कुछ प्लेयर्स के अपना फ़र्ज़ भी बनता है कि अपने आप को ट्रेन किस तरह करते हैं, अपने आप को किस तरीके से स्ट्रेंथ बनाते हैं, अपनी फील्डिंग खुद से कैसे इंप्रूव करते हैं। क्योंकि बहुत आसान है ये कह देना कि यहाँ मैनेजमेंट के ऊपर लगा दीजिए, वहाँ रियाज को निकाल दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन एक एथलीट का, एक क्रिकेटर का कुछ अपना भी रोल है, उसको वो भी निभाना चाहिए। आई होप कि आने वाले वक्तों में कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन अगर आप एशिया कप में इसी नए यंग टैलेंट के साथ जाएंगे तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सेकेंड टेस्ट के सेकेंड डे का खेल कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। टेक केयर।